नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो लाइव सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के शो में हमारे साथ एसडीएम सर गोविंदा सिंह जितेंद्र कुमार पांडे जी हैं, जो काफ़ी समय से इस फील्ड में अपनी सेवा दे रहे हैं। और यहाँ पर भी हमारे साथ उनकी मुलाकात माउंट आबू में एक बार हुई थी। और उनके साथ ही अश्विनी वशिष्ठ जी है हमारे साथ, वो भी अच्छे काम कर रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और ये दोनों विशेष रूप से मैं कहूँगा कि ये हमारे इंडियन आर्मी की तरह ही काम कर रहे हैं आज इस फील्ड में। विशेष कोरोना वॉरियर्स में एक नाम इनका आता है कि आज लोगों के बीच में, कोरोना के बीच में ये जाते हैं और लोगों को समझाते भी हैं और हेल्प भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही संजीदा काम हो रहा है। एक तरफ जो है ये जो लड़ाई है, अलग टाइप की लड़ाई है। इस युद्ध को हम लोग एक अलग रूप से देख रहे हैं, जहां पर पूरे लोगों को समझाना, प्रशासन की सेवाओं को देखना, ऑर्डर्स को फॉलो करना और फिर जरूरतमंदों तक अपनी बात पहुंचाना, ये बहुत बड़ी जो है काम वो कर रहे हैं और काफी समय से कर रहे हैं। 31 तारीख से ये जो शुरू हुआ लॉकडाउन, अभी कम से कम 2 महीना हो रहा है, तो पूरे काल में वो इस सेवा को कर रहे लगातार। और मैं भी कब से हम लोग सोच रहे थे रेडियो की टीम की ऐसे लोगों से हम लोग बात करें जिनसे जिन्होंने काम किया है, उनसे डायरेक्टली हम लोग रूबरू हो और उनकी बातें सुने। तो ऐसे विशेष काम जो कर रहे हैं प्रशासन का और पब्लिक सेवा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से आज हम लोग बात करने का एक सुनहरा मौका मिला है। रेडियो मधुबन इन दोनों मेहमानों का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता है, शुक्रिया करता है, आभार मानते हैं कि आप देश के इस विशेष समय पर सेवा का काम संभाल रहे हैं, कमांड आप एकदम संभाल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी भी इनसे रूबरू हो और बड़े दिल के साथ इनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं जोड़ना चाहूंगा जितेंद्र कुमार पांडे जी से, जो एसडीएम है गोविंदा में और 51 पंचायतें उनके पास हैं। हम लोग एक घर ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन इन्होंने 51 पंचायतों को संभालने का बेड़ा उठाया है। और ऐसे मौसम में, जैसे इस सिचुएशन में, ये बड़ा संजीदा काम है। तो उनसे पहले जोड़ना चाहूंगा। आप सभी की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत है। अगली आवाज आप जितेंद्र कुमार पांडे जी का सुनेंगे। स्वागत है सर। नमस्कार सभी को। रमेश भाई, आपको भी नमस्कार। वशिष्ठ नमस्कार। साहब हमारे परिचित है, मेरे पड़ोसी भी हैं। जी आपका जी भी जी। स्वागत है, सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज रमेश भाई ने ये अवसर दिया है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, रेडियो मधुबन का। जी सर। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा इंट्रो भी पार्ट बताइए कि आप कहाँ कहाँ सेवा में रहे हैं, अलग अलग जगह पे आप रहे हैं। मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हूँ और इससे पहले राजस्थान तहसीलदार सेवा में था। तो पूरा राजस्थान ही मेरा कार्यक्षेत्र है और लगभग काफी राजस्थान के आधे जिले में देख चुका हूँ। तो सभी जगह जहाँ स्थानांतरण होता है, सरकार भेजती है, वहां पे अपनी सेवाएं देते हैं। जी जी। पांडे साहब, बहुत 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 धन्यवाद अपने बारे में बताने के लिए। और राजस्थान में आप पहले से ही सेवा में हैं और अभी गोविंदा में आप संभाल रहे हैं अपना 51 पंचायत आपके साथ है। और इस समय जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। और मैं अभी चेतना जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। काफी मशक्कत करने के बाद उनका चेहरा देखने को मिला है। बहुत बहुत दिल से थैंक यू स्वागत सर, है। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सर, नमस्ते। आपको भी तो नमस्ते मैं सर। अभी, जी जी स्वागत है। और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा थोड़ी देर में। अभी अश्विनी वशिष्ठ जी से बातें करते हैं। ये भी कोरोना वायरस के रूप में अपना काम कर रहे हैं, लोगों को खाना पहुंचाने का खुद सप्लाई टीम जो है इन्होंने संभाल के रखा है। तो अन्नदाता बनकर अपना काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत। जी वशिष्ठ जी बताइए। जी, धन्यवाद रमेश जी यहाँ बुलाने के लिए। और मैं संक्षेप में अपना परिचय दूं। मैं भी राजस्थान स्टेट सर्विसेज का अधिकारी हूँ और डूंगरपुर से पहले मैं उदयपुर में पोस्टेड था और लगभग पूरे राजस्थान के चारों कोनों में मैं नौकरी कर चुका हूँ, गंगानगर से लेके भरतपुर तक और जयपुर से लेके भीलवाड़ा चित्तौड़ तक। यहाँ अभी डूंगरपुर में जो कोरोना की स्थिति है वो अभी तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुख्य यहाँ पे समस्या समस्या तो नहीं जिससे कि पार पा दिया जाएगा, कि जो रतनपुर बॉर्डर पे जो यहाँ प्रवासी महाराष्ट्र और गुजरात से आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए पूरी व्यवस्था है। उनके लिए
क्वारंटीन की पूरी व्यवस्था है, 350 बेड का जिला मुख्यालय पर अस्पताल है, तो 10 जगह जगह जिले में स्थान चिन्हित करके करीब 1000 बेड की भी व्यवस्था है। तो पूरी तरह से हम वायरस से और इस संकट से लड़ने के लिए डूंगरपुर पूरी तरह से तैयार है। जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और पूरी तरह से एक मैनेजमेंट का जो है आप भाग संभाल रहे हैं। और हमारे बीच में प्रहलाद पारिक जी भी अपना जो है आप सभी को याद कर रहे हैं, और इसके साथ ही मेगा जी हैं साथ में जो देख रही हैं, और आशा पांडे जी भी आप सभी को याद कर रही हैं, और एस्ट्रो गुंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी आप सभी को याद कर रहे हैं, बड़े प्यार से आपका स्वागत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में देखकर अच्छा लग रहा है उन्हें। और आइए आगे बढ़ते हैं, और फिर मैं चेतना जी से जुड़ना चाहूँगा, और बाहरी चेतना के साथ साथ आंतरिक चेतना को, और खास महिला का जो विशेष संभालते महिला सेल पर में पोस्टिंग है उनका, तो बहुत बहुत स्वागत है चेतना जी। धन्यवाद धन्यवाद सर। जी बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, और जिस जगह पोस्टिंग है उसके बारे में भी बताइए। सर मैं जैसलमेर की रहने वाली हूँ, और मैं अभी डीवाईएसपी हूँ उदयपुर के अंदर महिला अपराध और अनुसंधान सेल में। और जैसलमेर में मेरी पढ़ाई हुई, और मेरी पोस्टिंग है जोधपुर, पाली, अजमेर, नागौर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ एज ए सब इंस्पेक्टर रही। और अभी मैं सवा साल से यहाँ डीवाईएसपी के पद पे कार्यरत हूँ। तो अभी वर्तमान में क्या सिचुएशन है, किस तरह के चैलेंजेस आपको लॉकडाउन में फेस करने पड़ रहे हैं? चैलेंजेस हर जगह है सर, क्योंकि जब से यहाँ पे कर्फ्यू लगा है, पहला कर्फ्यू यहाँ पे उदयपुर के अंदर अम्मा माता क्षेत्र में था, तो मैं जो जितने भी कर्फ्यू लगे उनमें 5 जगह कर्फ्यू स्थान पे अपनी ड्यूटी दे चुकी हूँ। अम्बा माता में दिया, सवीना में दी, प्रताप नगर में दी, सुखेर में दी, और अभी मैं सूरजपुर एरिया के अंदर जहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है वहां पे अपनी ड्यूटी दे रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज ये कि जब पहला कर्फ्यू लगा तो लोगों के लिए बहुत नई चीज थी, क्योंकि ऐसा कर्फ्यू लॉ एंड ऑर्डर में लोगों ने सुने हैं, देखे हैं, लेकिन ये ऐसा कर्फ्यू था जो एक वायरस के कारण था, जिसमें लोगों को अंदर रहना था, और लोग बार बार बाहर आने का प्रयास करते थे, तो उनको समझाना बहुत भारी चीज थी। धीरे धीरे उनके अंदर अवेयरनेस आती गई कि क्या चीज है, हमें खुद सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए, हमें अपनी सुरक्षा खुद रखनी है। पुलिस तो चलो बाहर नहीं निकलने दे रही, लेकिन आप बाहर निकलने का जो प्रयास कर रहे हैं, नियमों को तोड़ रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं, पुलिस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, सरकार के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डॉक्टर्स, अगर आपकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी तो डॉक्टर्स के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हॉस्पिटल्स की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस तरह के जो चैलेंजेस थे वो शुरू में हमारे सामने बहुत आए, और लोगों को समझा के किसी भी तरह उनको बांध के रखा। अभी क्या सिचुएशन है? अभी हाँ, अभी तो देखिए, पहले उदयपुर बिल्कुल शांत था, लेकिन एकदम से विस्फोट की स्थिति उदयपुर के अंदर, तो काफी सारी मरीज एकदम से बढ़ गए। तो अभी लोगों के अंदर बहुत जागृति आ गई है, और अभी लोग बिल्कुल काफी लोग पालन कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करना, उनके वाहन जब्त करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये और खुद भी भुगतेंगे और दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करेंगे अगर नहीं मानेंगे तो। इतना जी आपका स्पीकर शायद ऑन है, स्पीकर अगर ऑफ कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पीकर डाउन चल रहा है? नहीं ऑफ कर दीजिए, ऑन नहीं रखिए। अच्छा, इससे क्या वॉइस मेरी रिटर्न आ रही थी इसलिए। ओके चेतना जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया। अब फिर से मैं आप सभी को जितेंद्र कुमार पांडे जी से जोड़ना चाहूँगा, जो गोविंदा में विशेष अपना कमान संभाल रहे हैं। तो फिर से एक बार स्वागत है सर आपका। और मैं चाहूँगा कि चैलेंजेस तो सभी के पास आ रहे हैं, लेकिन आपके पास ऐसा यूनिक क्या चीज़ रहा कि जहाँ पर आपको काफ़ी मशक्कत करना पड़ा लोगों को समझाने में, या जो चीज़ें आप पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ हो, अभी इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान आपके सामने आया और उसको आप काफी मेहनत करके ठीक करना पड़ा? देखिए रमेश भाई, ये ऐसा चैलेंज मेरे जीवन के अंदर, मेरे 30 साल की मेरी सर्विस हो गई, तो 30 साल में मैंने पहली बार देखा है। जैसा मैडम चेतना जी बता रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कर्फ्यू
कई बार लगा है और देखा है हमने, लेकिन एक बीमारी के कारण से कर्फ्यू जैसी स्थिति उत्पन्न हुई तो ये नई चीज थी बिल्कुल। लोगों को भी इसमें समझने आने में काफी समय लगा। तो जैसे ये 24 मार्च के और 20 मार्च के आसपास इस बारे में हमने सुना और जैसे हमको निर्देश प्राप्त हुए थे, तो हमने 20 मार्च से ही लगभग ऐसी तैयारियां कर ली थी कि जो भी बाहर से लोग आ रहे थे तो हम उनको क्वारंटाइन करने का काम करना शुरू कर दिया था। और गोगुंदा के अंदर स्पेशली यहाँ के लोग बाहर रोजगार के लिए, व्यापार के लिए काफी बड़ी संख्या के अंदर रहते हैं, तो ये हमारे लिए चैलेंज था कि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आने वाले थे। तो जब से फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हुआ 24 मार्च के बाद में, तब से लेके आज तक मेरे यहाँ पे लगभग 24,000 लोग आ चुके हैं। 24,000 लोगों को वापस उनके घरों तक लाना, उनके घरों के अंदर उनको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन करना और ये उसको व्यवस्था करना है कि वो अंदर घर के अंदर रहें, बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर वो स्थानीय लोगों को बीमारी दे सकते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज था। तो हमने 20 मार्च से ये तैयारियां शुरू कर दी और हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर हमने ड्यूटियां लगाई, लोग स्टाफ्स को लगाया ताकि वो उनका रोज फिजिकल वेरिफिकेशन करें और उनको अंदर रहने के लिए पाबंद करें। लॉकडाउन होने से लोग रुक नहीं रहे थे क्योंकि लोगों की जरूरतें, आवश्यकताएं, निजी आवश्यकताएं, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, वो सब चीजें उनको उपलब्ध करवाना, मार्केट वगैरह बंद हो गया, राशन वगैरह उनको उपलब्ध करवाना, ऐसी सब व्यवस्थाएं हमने करी ताकि लोगों को बाहर नहीं निकलना पड़े और बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए, मास्क लगाकर और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें और वापस अपने घरों के अंदर जाए। तो लगभग 24,000 में से 17,500-18,000 लोगों का क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं। अभी मेरे पास में लगभग 6,000 लोग ऐसे हैं जो होम क्वारंटाइन किए हुए हैं। तो हमारी डेली निगरानी की रिपोर्टिंग होती है कि कौन आदमी लॉकडाउन का, क्वारंटाइन का उल्लंघन करता हुआ पाया गया है तो हम उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके खिलाफ जुर्माना करते हैं और उसको इंस्टीट्यूशनल, अभी हमने होम क्वारंटाइन कर रखा है, मतलब वो अपने खुद के घर के अंदर रह रहा है, लेकिन हम उसको फिर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के अंदर डालते हैं जहाँ पे हमने संस्था के ऐसी जगह बनाई हुई है कि वहां पे ले जाके डाल दे, तो फिर वो सरकारी व्यवस्था के अंदर उसको सुरक्षा के साथ में रखते हैं। तो इस भय के साथ में, प्रेम के साथ में, समझाइश के साथ में लोगों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि वो समझे, लॉकडाउन की पालना करे, सरकार के निर्देशों की पालना करे और क्वारंटाइन अगर किया हुआ है तो वो क्वारंटाइन में रहे ताकि स्थानीय लोगों को ये बीमारी नहीं दे पाए। और ईश्वर की कृपा है कि गोगुंदा के अंदर परसों पहला प्रकरण प्राप्त हुआ है कोविड-19 का, तो वायरस संक्रमित का। वो भी प्रवासी से नहीं आया है, स्थानीय महिला थी, गर्भवती थी और 10-15 दिन पहले वो हॉस्पिटल में चेक करवाने गई थी, तो मेरे को संभावना लगती है कि वो वहीं पे संक्रमित हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके घर में भी किसी का पॉजिटिव नहीं आया है। वो एकमात्र गर्भवती महिला पॉजिटिव आई है। तो 24,000 लोगों को हमने संभाला है यहाँ पे और प्रयास ये कर रहे हैं कि जो निर्देश है सरकार के और जो सावधानियां इस बीमारी के प्रति लोगों को रहनी चाहिए उसके बारे में प्रयास कर रहे हैं ताकि ये खुद भी सुरक्षित रहे और स्थानीय समाज को भी सुरक्षित रखे। यही बात है जी। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया सर। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके पास आ गई है, 24,000 लोगों को संभालना, और केसेस भी आपके पास कम है और एक ही केस आपके बीच में आया है, ये आपने बताया, बहुत ही अच्छी बात है। और वो भी एक हॉस्पिटल के माध्यम से हुआ है, ये आपने अंदाजा लगाया है। और आइए कुछ हमारे दर्शक मित्र जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्होंने बड़ा प्यार जताया है और आप लोगों का वेलकम किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। उमा शर्मा जी ने वशिष्ठ सर के लिए लिखा है ग्रेट ऑफिसर करके, चलिए अच्छी बात है। तो फिर से मैं वशिष्ठ जी से जोड़ना चाहूंगा। वशिष्ठ जी, आपके थोड़ा सा कार्य के बारे में बताइए कि इस तरह का ये लॉकडाउन में जो कार्य आपने किया है उसके बारे में बताइए, और डूंगरपुर किस तरह की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ी, किस तरह के चैलेंजेस आपको
देखने पड़े। थोड़ा सा लाइव जो आपका कार्य क्षेत्र है उसके बारे में बताइए। और 1 मिनट चेतना जी, आप अगर हेडफोन लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। हेडफोन अगर आप यूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। जी वशिष्ठ जी बताइए। जी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं यहाँ अभी वर्तमान में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर हूँ। तो मुख्य रूप से अभी जो हमारा कार्य है, किसानों की जो फसल, जैसा कि आप सुनते होंगे, पढ़ते होंगे कि समर्थन मूल्य पे सरकार किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले तो सरकार खरीदती है। तो सरकार की तरफ से हमारे डिपार्टमेंट द्वारा ये खरीद की जा रही है। और इस कोरोना में विशेष फैसिलिटी ये दी गई है कि पहले तो जैसे डूंगरपुर की मैं बात करूं, केवल 2 सेंटर हुआ करते थे जहां की किसान आके अपनी फसल समर्थन मूल्य पे बेचा करते थे, डूंगरपुर और सागवाड़ा। लेकिन इस बार चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बाजार भाव व्यापारी को किसान देता है, तो उसे 1600-1700 से ज्यादा भाव पर क्विंटल का नहीं मिलता। और सरकार ने, जैसे गेहूं की बात करूं, 1925 रुपए किसान को पर क्विंटल यहाँ दिया जा रहा है। और किसान की सुविधा के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग रहे, इसलिए इस बार 2 के बजाय 9 सेंटर खरीद के बनाए गए हैं। यहाँ पर किसान आते हैं जी। और इसका मैं संक्षिप्त में आपको सिस्टम बताऊं कि जितने भी ब्लॉक्स में एसडीएम्स और तहसीलदार साहिबान हैं, उनकी भी हम पूरी मदद दे रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर सेंटर पे, जैसे गंगोला है सीमलवाड़ा के पास, वहां पे एक सेंटर है। सीमलवाड़ा के जो एसडीएम साहब हैं, उनकी जो टीम है वो राजीव सेवा केंद्र पे किसान अपनी गिरदावरी लेकर आता है और उनको कूपन जारी करते हैं कि आज इस सेंटर पे इतने किसान जाएंगे, एक लिमिटेड संख्या में, ताकि वहां ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके। और वे किसान अपनी फसल लेकर आते हैं और वहां उनकी तुलाई करके और उन किसानों की फसल खरीद की जाती है, जो एफसीआई के गोडाउन में रखी जाती है। और प्रयास रहता है कि ऑनलाइन भुगतान उनको 2 दिन में उसकी फसल का हो जाए। तो पहली चीज तो ये कर रहे हैं। और इस बार 20,000 क्विंटल से ज्यादा खरीद की जा चुकी है। और इस बार का लक्ष्य डूंगरपुर का मैं आपको बताऊं, लगभग 48,000 क्विंटल गेहूं की खरीद यहाँ पे की जानी है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक का एमडी का पदभार भी यहाँ पर देख रहा हूं मैं। तो कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से किसानों को 0 बैलेंस पे ऋण वितरण किया जा रहा है। डूंगरपुर में 100 करोड़ का जून अंत तक हमें ऋण वितरण करने का टारगेट है खरीद में। और अभी तक हम लगभग 1 करोड़ का ऋण वितरण कर चुके हैं। यहाँ पे जो समस्या आई, जैसे मैं खरीद केंद्रों पे गया था, अभी पिछले दिनों में एक खरीद केंद्र पे संबोला गया था, तो वहां देखा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरता है, लेकिन कई किसान मास्क नहीं लगाते, कई सीधे ही करते हैं। तो वहां हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की हुई है। उनको व्यक्तिगत रूप से हमने निवेदन किया कि आप अपने हाथ साफ करें, मास्क लगाएं और उसके बाद आप अपनी तुलाई करवाएं। ये मैं अभी भी निवेदन करना चाहूंगा सबसे कि इस चीज का पालन करें, तो कोरोना से कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जो कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांचेस हैं, जो कि 9 ब्रांचेस हैं डूंगरपुर में, उसकी मार्फत 100 करोड़ का वितरण रुपए का हमें ऋण वितरण करना है, जो जारी है। हमारे जो ब्रांच मैनेजर हैं उनके द्वारा 20 करोड़ का लगभग करीब 18 करोड़ का लगभग हम कर चुके हैं। और इसमें भी यही निवेदन है कि आप लाइन में आते हैं तो थोड़ा डिस्टेंस रखें। उनको कहना पड़ता है बार बार, लेकिन मुझे लगता है कि इतने दिनों में लॉकडाउन रहा, उसके बाद से जागृति आई है। किंतु फिर भी कुछ लोग होते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं उन्हें कि हमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें उनसे यही निवेदन बार बार हम करते हैं कि आप मास्क लगा के आएं और डिस्टेंसिंग से करें। तो ये 2 चीजें, एक तो समर्थन मूल्य पे किसानों को वाजिब दाम मिले उनकी फसल की खरीद, और किसानों को ऋण वितरण 0% ब्याज पे किया जाए। ये 2 काम अभी हमारे द्वारा यहाँ किए जा रहे हैं। वसीम जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का आप कार्य कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी से आप उन चीज़ों को कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो आइए फिर से मैं आप सभी को जोड़ना चाहूँगा चेतना बाटी जी से। चेतना जी, सुन रहे हैं, आप बोलो। हाँ, कुछ पीछे से आवाज आ रहा है आपका, कुछ आवाजें आ रही है पीछे। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ चेतना जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में। और वर्तमान में जैसे कि आपने शुरुआत में बताया ये चीजें, और जो सबसे ज्यादा मुश्किल का समय है, जैसे कि अभी वापस लॉकडाउन बढ़ गया है, तो इसमें महिलाओं का या फिर जो चीजें आप कर रहे हैं उसमें क्या दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में बताइए।
रमेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि उदयपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छी मुहिम शुरू की गई है। अगर आप नेट पे इस चीज को लिखोगे तो उस मुहिम का जो नाम है वो मेरे द्वारा दिया गया हेलो मम्मीज। अच्छा। हेलो मम्मीज नाम दिया गया। अगर आप हेलो मम्मीज टाइप करोगे गूगल पे तो वो सारा खुल जाएगा। तो ये 11 तारीख को हमारे एडिशनल एसपी साहब हैं गोपाल स्वरूप जी मेवाड़ा साहब, उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि इस तरह से हमारी जो लेडी ऑफिसर, हम 3 यहाँ पे आरपीएस हैं, प्रेम जी हैं, मैं हूँ, सुधा जी हैं, तो उन तीनों को बताया कि भाई आप इस तरह से एक ग्रुप बनाओ और गर्भवती महिलाओं को जोड़ो ताकि कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के अंदर उनको कोई झिझक नहीं रहे और पुलिस एक सेवा भाव से कार्य कर सके। तो फिर हम लोगों ने काफी सारी महिलाओं को जोड़ा तो संख्या बहुत बड़ी हो गई और महिलाएं जुड़ गई। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि महिलाओं ने अखबार में पढ़ने के बाद में, नेट पे खबर देखने के बाद में सीधे हमको फोन करने शुरू करे, सीधे फोन करने शुरू किए। हमने कंट्रोल रूम का नंबर उसमें ऐड किया और उन्होंने काफी जानकारी ली कि भाई ये जो आपने ग्रुप बनाया है इसमें आप हमको सुविधाएं क्या क्या दोगे, क्या क्या चीज के लिए आपने ऐसा किया। तो फिर उनको हमने बताया कि अगर आपको दवाई चाहिए तो हम आपको दवाई लाके देंगे, एम्बुलेंस आपको चाहिए तो एम्बुलेंस आपके पास आएगी, आप टीका लगाने के लिए बाहर जाना चाह रहे हो तो हम आपको बाहर अलाउ करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाना चाह रहे हो तो डॉक्टर के पास अलाउ करेंगे, आपकी तबीयत खराब है, आप कोई पुलिस से और कोई मदद चाहते हो तो वो करेंगे, आप गाड़ी अलाउ कराना चाहते हो भी हमको डॉक्टर के पास जाना है, गाड़ी अलाउ कराओ तो आपके लिए हम वो भी अलाउ करेंगे और 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर पुलिस तत्पर है। तो ये हमने एक हेलो मम्मीज ग्रुप बनाया है जो बिल्कुल स्मूथली काम कर रहा है और इनका लोगों के जो हमारे पुलिस के प्रति जो नजरिया है वो भी हमारे बहुत पॉजिटिव, हमको लोगों के फोन आना, लोगों के ट्विटर पे मैसेज आना, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारी ये सच्ची सेवा है उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती है और कर्फ्यू ग्रस्त एरिया के अंदर अभी रह रही है। जी, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आपने लिया। हेलो मम्मी का जो एप्लीकेशन है उसके माध्यम से आप काम कर रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर आइडिया आपने दिया है और इससे काफ़ी चीज़ें जो है आसान हो गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। अभी फिर से मैं पांडे जी से जोड़ना चाहूँगा। पांडे जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताते रहे। अच्छा, इन अभी जो लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं और काफी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो अब जो है जो डेली जो अपना सरकार भी उनके ऊपर काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भर योजना जो बनाई है उसके बारे में ये कैसे काम करेगा और कैसे लोग इसका हेल्प लेके काम कर सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में अगर आप जानकारी देंगे तो अच्छा है। देखिए, विकट स्थितियां हैं जी जी, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि इसका संप्रेषण बहुत तेजी से होता है और व्यक्ति टू व्यक्ति में होता है। तो इसलिए सरकार ने सुरक्षित रहने के लिए, यहाँ की जनता को, नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए 24 मार्च से लॉकडाउन किया और बढ़ाते जा रहे हैं। आज फिर वापस लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है, तो 31 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इसमें कई काम धंधे, फैक्ट्रियां, रोजगार बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे सरकार की तरफ से छूट मिलती जा रही है कि काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का, सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखते हुए काम करें। क्योंकि आत्मनिर्भरता की बात है तो आदमी को यह भी समझना पड़ेगा कि जरूरत से अपनी जरूरतों को कैसे सीमित रखें कि खुद ही आत्मनिर्भर हुआ जा सके, बाहर से निर्भर नहीं हो, विदेशियों से चीजें नहीं मंगवानी पड़े, अपने देश में, अपने स्थान में, अपने गांव में ही हर चीज का उपलब्धता हो सके। तो यही आत्मनिर्भरता है। सीमित साधनों के अंदर सीमित आवश्यकताओं के रहते हुए अपन काम कर पाए, तो वो वही आत्मनिर्भरता है, वही मूल मंत्र है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भरता की बात कही है वो स्वदेशी को लेकर है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है उसका, लेकिन मैं संकुचित रूप में देखता हूँ, निचले स्तर पे देखता हूँ, छोटे स्तर पे देखता हूँ। तो मैं ये आत्मनिर्भरता को ये मानता हूँ कि आदमी सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले, तो वह आत्मनिर्भरता है। अभी बड़ा संकट का जो समय है
उसके अंदर लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, तो काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आर्थिक पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से काफी सहायताएं उनको दी गई है। जो राशन में गेहूं अगर निःशुल्क मिल रहा है, वो 2 महीने से निःशुल्क गेहूं दिया गया है। पहले उसको 2 रुपए किलो के हिसाब से मिलता था, और उसके अंदर हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर भी 70-80% लोग उसके अंदर कवर होते हैं। तो 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं जो 2 रुपए किलो मिलता था, वो लॉकडाउन के बाद में सरकार ने निःशुल्क कर दिया है, और उसके अलावा भी अतिरिक्त गेहूं और दिया है। तो मतलब जिसको 5 किलो महीने का मिल रहा था, उसको 10 किलो महीने का मिला है। इसी प्रकार से पेंशन का पेमेंट, ओल्ड एज है, विकलांग है, विधवा महिलाएं हैं, तो उनको भी निरंतर करने की व्यवस्था की गई है। और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए हमने ये व्यवस्था की है कि आदमी को उसके घर पे पैसा मिले। राशन का गेहूं अगर हम दे रहे हैं, तो राशन का गेहूं भी उसको घर पे मिले, उसको दुकान की जरूरत नहीं पड़े। हमने ये प्रयास किया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पे ही सुविधा मिल जाए, ताकि उसको बाहर नहीं निकलना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और इस बीमारी से बचाव हो सके। लेकिन अंतिम रूप से ये लॉकडाउन भी 31 मई के बाद में भी रहता है या नहीं रहता है, ये सरकार के सोचने की बात है। लेकिन फिर भी जो 2-2.25 महीने का पीरियड लॉकडाउन में निकला है, और लोगों को काफी समझ में भी आ गई है कि ये बीमारी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। यही समझ विकसित करना लॉकडाउन का उद्देश्य भी समझा जा सकता है, कि भाई हर आदमी ये समझे कि अपने को बाहर निकल के दुनिया रुकेगी नहीं, दुनिया में काम करना पड़ेगा, आदमी को रोजगार भी करना पड़ेगा, मजदूरी भी करनी पड़ेगी। तो वो सुविधा के साथ में और सुरक्षा के साथ में अपना काम कर सके, यही समझ विकसित करने का उद्देश्य लॉकडाउन का मैं मानता हूँ। तो 31 मई के बाद में अगर लॉकडाउन खुलता है, अभी भी लॉकडाउन 4 में भी सरकार की तरफ से काफी छूट दे दी गई है, और इंडस्ट्रीज वगैरह एरिया में अलाउ कर दी थी लॉकडाउन 3 में भी। तो लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। तो आर्थिक गतिविधियां बंद नहीं होनी चाहिए, इससे विकास और कई चीजों पे फर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई लॉकडाउन हो या नहीं हो, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के साथ में अपना काम करे, बाहर निकले तो भी अपना सुरक्षा का ध्यान रखें। पंडित जी, एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि अभी लॉकडाउन के अंतराल में अभी जो बीच में छूट दी गई, जो भी प्रवासी हैं वो अपने घर की ओर जा सकते हैं, तो बसेस या फिर प्राइवेट व्हीकल के साथ लोग आते हैं या फिर ट्रेन से आ जाते हैं। तो ट्रेन पे उतरने के बाद फिर वापस उनको अपने गंतव्य स्थान, जैसे कि किसी स्टेशन पे उतरने के बाद बहुत लंबा उनका 50-100 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव होता है, तो वहां तक जाने के लिए क्या सुविधाएं हैं कि नहीं है? लोग सुना है ऐसे कि लोग पैदल जा रहे हैं वहां तक, कैसे? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं। जो ट्रेन चल रही है वो स्पेशल ट्रेन से चल रही है, बाकी आम आदमी लोगों के लिए अभी ट्रेन चालू नहीं की गई है। केवल प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि अगर दो राज्य चाहें तो आपसी सहमति के आधार पर श्रमिकों को भेजा जा सकता है, और दूसरा राज्य अगर लेने को तैयार है तो ऐसे हमने चिन्हित किए हैं श्रमिकों को, उनकी लिस्टिंग कर ली है, उनको कहाँ जाना है, कौन से राज्य में, कौन से जिले में जाना है, उस राज्य को हमने वो सूचियां भेजी है, और वो राज्य सहमति देता है तो उसके बाद में उनकी ट्रेन की व्यवस्था रेलवे मंत्रालय से बातचीत करने के बाद में उस ट्रेन की व्यवस्था होती है कि राजस्थान के लिए ट्रेन भेजी जा सकती है। तो हम यहाँ से, मेरे यहाँ से जो अगर मजदूर है तो उनके लिए बसों की, व्हीकल्स की व्यवस्था करके हम रेलवे स्टेशन पहुंचाते हैं, और रेलवे स्टेशन पहुंचाने से पहले उनका मेडिकल चेकअप वगैरह करवाने के बाद में फिट है, अगर कोई बीमार है तो उसको नहीं भेजा जाएगा, दूसरा राज्य उसको लेगा नहीं। तो जो फिट लोग हैं, स्वस्थ हैं, उनका मेडिकल चेकअप होने के बाद में हम यहाँ से बसेस के अंदर व्हीकल्स में बिठा के उनको रेलवे स्टेशन पे भेजते हैं। रेलवे स्टेशन पे उनकी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ट्रेन के अंदर उनकी सीट रिजर्व है, वहां पे बिठाया जाता है,
और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनका भाड़ा भी वहन कर रही है। तो अभी उन मजदूरों से भाड़ा भी नहीं लिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद में, वो अगर गंतव्य पे पहुंचने के बाद में, वहां पे उतरने के बाद में भी वहां के स्थानीय प्रशासन द्वारा उनके चेकअप की, नाश्ते अल्पाहार की व्यवस्था है वहां पे, और चेकअप की व्यवस्था है, और उसके बाद में वाहन में बिठा के और आगे उनके गंतव्य गांव तक पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार जैसे उदयपुर में भी कोई ट्रेन आ रही है तो उसके भी वहां पे व्हीकल्स वगैरह की व्यवस्था है, हमने अरेंजमेंट कर रखा है। तो वो गोविंदा में लाना है कि सलूम्बर में जाना है कि लसाड़िया में जाना है, जहाँ पे उसको जाना है वहां तक की बस की व्यवस्था है, और उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए पूर्ण सावधानी और सतर्कता सुरक्षा के साथ में उनको वहां पे उनके घर तक छोड़ा जा रहा है। उसके पहले जो अन्य राज्य से ट्रेन के मार्फत जो श्रमिक आ रहे हैं, तो हम उनका एक स्थान पे पॉइंट बना के वहां पे उनको एकत्रित किया जा रहा है। वहां पे भी खाने पीने की व्यवस्था हम करते हैं, और वहां पे मेडिकल टीम उनका चेकअप करती है, कोई भी नकारात्मक चीज नहीं हो उसके अंदर, तो उसके बाद में उनको होम क्वारंटाइन करते हैं। अगर वो बीमार है और कोविड-19 से अगर पीड़ित पाया जाता है, पॉजिटिव पाया जाता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं और इलाज उनका करते हैं, और नहीं तो उनको घर पे क्वारंटाइन करते हैं 14 दिन के लिए। तो पूरी व्यवस्था के साथ में उसको घर पे छोड़ते हैं। लोग उद्वेलित होके कुछ अपना छोड़ के निकल जाते हैं, पैदल निकल जाते हैं, तो उसके लिए भी हमने गोविंदा के अंदर 2-3 गाड़ियां रख रखी है। हमको अगर ऐसी सूचना मिलती है गोविंदा क्षेत्र के अंदर कोई पद यात्रा करता हुआ श्रमिक या श्रमिक परिवार निकले हैं, तो हम तुरंत उनको लेते हैं और व्हीकल में बिठाते हैं, चाय अल्पाहार वगैरह की व्यवस्था उनको करते हैं, और आगे उनके गंतव्य स्थान पे जहां तक हम छोड़ सकते हैं जिले की सीमा तक, वहां तक जिले की सीमा तक। बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा सेवा आप कर रहे हैं। आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को, श्रोता मित्रों को अच्छा फील हो रहा है कि इस तरह का काम हो रहा है। और फिर से अश्विन जी से जोड़ना चाहूँगा, वशिष्ठ जी से, कि अभी वर्तमान में जैसे कि पहले 14 दिन तक क्वारंटाइन में लोगों को रखा करते थे, अभी 28 दिन तक सुना है ऐसा किया है, तो इसके बारे में आपकी जानकारी में जो चीज़ें हैं उसको बताइए। रमेश जी, मेरे विचार से 28 दिन का लाभ ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ये वायरस 14 दिन के बजाय 28 दिन में भी इसका असर होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये इसकी अवधि बढ़ाई गई थी, ताकि उस समय ये क्लियर कट ये मालूम हो सके कि ये व्यक्ति अब पूरी तरह से नेगेटिव है। और इस संदर्भ में अधिकतर लोग इसको एक सजा के तौर पर या एक बंदिश के तौर पर लेते हैं, लेकिन मेरा इसमें यही आग्रह है और यही मानना भी है कि इस चीज़ को यूँ ना लेके ये मान के चला जाए कि सरकार आपकी केयर कर रही है, आपको चाहती भी है कि आप स्वस्थ रहें और 1% भी आपके शरीर में कोई बीमारी ना रहे, ताकि आप घर जाएं तो घर में आपके कोई परिवार के सदस्य को ना। और लॉकडाउन का उद्देश्य भी यही था। लॉकडाउन जो बढ़ता जा रहा है उसका भी उद्देश्य यही था कि जिन लोगों को ये संक्रमण हुआ है, और ये निश्चित रूप से बहुत ही अभूतपूर्व और अकल्पनीय स्थिति हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में ये आई है, तो इसके लिए इस चीज को समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। इसलिए 28 दिन का किया है, ताकि व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ रहे और वो संक्रमण आगे ना फैले। तो मेरे विचार से उचित है, और लॉकडाउन का भी यही उद्देश्य है। और एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, मुझे कई ऐसे मित्र भी मुझे मिले जो ऐसा, उनको इतने निराशावादी विचार के हो गए हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम कोई दुस्वप्न देख रहे हैं, कोई नाइटमेयर चल रहा है, अभी नींद खुलेगी और हम अपने आप को अपने बेडरूम में पाएंगे, उठेंगे और अरे क्या ये तो मैं सपना देख रहा था, हर कोई मास्क लगा के घूम रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि अगर अच्छे दिन गुजरते हैं तो बुरे दिन भी गुजरेंगे, जल्दी गुजरेंगे, और मैं मानता हूँ कि आने वाले 3, 4, 5 महीने में, मैक्सिमम दिवाली तक, इस 2020 में सब स्थितियां धीरे धीरे वापस सामान्य होंगी, उद्योग धंधे भी चालू होंगे, क्वारंटाइन जैसा वर्ड भी एक इतिहास की बात करेगा, एंड लाइफ विल गो ऑन अगेन। वशिष्ठ जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। मुझे लगता है कि ये एक लास्ट में जो बात आपने कही है कि जैसे अच्छे दिन गुजर जाते हैं तो बुरे दिन भी गुजर जाते हैं, कोई भी दिन एक सा नहीं रहेगा, समय के साथ साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती है, बदल जाती हैं, तो हमें उस बदलाव को लेकर चलना है। और आपकी बातें सुनकर मुझे गीता की भी बात याद आ गई कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा, जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होगा। शायद ये बिल्कुल ठीक में रख ले तो अच्छा होगा। और चेतना जी से मैं जोड़ना चाहूंगा। चेतना जी, कैसे हैं आप? बस सर ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई है।
गीता का ज्ञान तो आज 5000 साल के बाद भी सार्थक है। और मैंने काफी कोरोना के ऊपर काफी कविताएं भी लिखी, स्लोगन भी लिखे हैं। तो एक आध मैं याद करने वाला था आपको कि गीत सुनाया जाए चेतना जी को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारी पुलिस अधिकारी की एक अलग विशेषता भी है। आप गाती बहुत अच्छा है। अच्छा, जरूर सुनाइए चेतना जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल। एक नई कविता है, बाकी तो कविताएं सब फेसबुक पर डाली है। जी 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 जी। जो ये कविता मैं आपको सुना रही हूँ बिल्कुल इसलिए है कि मैंने जो 5 कर्फ्यू के एरिया में ड्यूटी दी है। तो जब उन 5 जगहों का मेरा एक्सपीरियंस है कि जब कोई आदमी को कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो ऐसे उसकी हालत हो जाती है, लोग ऐसे खिड़की दरवाजों से झांकते हैं, देखते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं, जैसे उस आदमी ने बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो। तो इस कविता का जो शीर्षक है कि ये अपने हैं, अपराधी नहीं। कोरोना के जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनके लिए है कि ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है, जिंदगी हर वक्त कहर बरपाती नहीं है। कोरोना से हो गए पीड़ित, कैसे कहें जज्बाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है, जिंदगी हर वक्त कहर बरपाती नहीं है। जीवन की आस मन में है, रुग्ण अवस्था तन में है। जीवन की आस मन में है, रुग्ण अवस्था तन में है। जीवन मरण की उधेड़ बुन है, पर आंखों में निराशा की बाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। आज हाथ छोड़ दिया, सबने साथ छोड़ दिया, मिलने बेछड़ने के ताने बाने में। संग आज बेटा बेटी नाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। कर्फ्यू लग गया चारों ओर, अकेलापन करेगा बोर, पर जिंदगी के कारण कर्फ्यू लग गया चारों ओर, अकेलापन करेगा बोर, पर हिम्मत के कारण फटती इनकी छाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। गाड़ियों का शोर है, खामोशी चारों ओर है। यह बीमारी जीवन को कर गई झकझोर है। मन की पीड़ा मन को बताती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है, जिंदगी हर वक्त कहर बरपाती नहीं है। जैसे ही कोरोना पॉजिटिव आया, पड़ गया नेगेटिव का साया। जोड़ तोड़ के इस झंझट में रिश्तों की बातें रिश्तेदारों को अब आती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। नहीं करो उपेक्षा, बस प्रेम सम्मान दीजिए। तालियों की गड़गड़ाहट से हौसला अफजाई कीजिए। हमेशा मौत कुदरत संग अपने लाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। मेरे योग्य सेवा आज आपकी रक्षक है। मेरे योग्य सेवा आज आपकी रक्षक है। जान बचाने के प्रयास डॉक्टरों के भरसक है। सांसों के धागे तोड़ने की बातें सुहाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है। और अंतिम लाइनें, खोल दो खिड़कियां दिमाग की, मन के द्वार भी खोल दो। प्रेम के 2 बोल बस पीड़ितों को बोल दो। दुआ मन की चेतना कभी खाली जाती नहीं है। दुआ मन की चेतना कभी खाली जाती नहीं है। ये अपने हैं, अपराधी नहीं है, जिंदगी हर वक्त कहर बरपाती नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत आपके लिए तालियां। धन्यवाद। अच्छा, आपने छोटा सा प्रयास है लोगों को जागरूक करने का। अगर मेरी कविता को सुनकर एक आदमी भी जागरूक हो जाता है तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा लिखना सार्थक हो गया है। सही बात है। और मैं यही सवाल आपसे पूछने वाला था कि भाई आज के समय में कोरोना पेशेंट अगर पॉजिटिव मिल जाता है तो पूरे सोसाइटी में ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन आ गया उनके सोसाइटी में। तो वो जो भावना है वो इस कविता के माध्यम से आपने उसको कम करने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो चीज़ें आप रोज देख रहे होंगे और हर जगह इस तरह की सिचुएशन, तो कैसे आप लोगों को समझाते हैं वहाँ पर जाके? वहाँ पे जाके समझाते हैं कि आप बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार आदमी से मत कीजिए।
ये आपके अपने लोग हैं, ये बीमारी अपने को भी हो सकती है। पुलिस जो आपका बंदोबस्त कर रही है, पुलिस जो आपको रोकने का प्रयास कर रही है, पुलिस जो आपको समझा रही है, प्रशासन जो अपनी धूप के अंदर मतलब अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, पुलिस प्रशासन आज मतलब उनको आप ये सोचिए कि उनको कई बार तो पानी पीना सोच लीजिए कैसे पीते हैं, कई बार खाना भी हमारा कैसे खाना होता है, और कितने हमको चीजें देखनी पड़ती है कि हम कहाँ खड़े हैं, किससे मिल रहे हैं, किस चीज को हाथ लगा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं, घर के अंदर दूसरे परिवार के सदस्य हैं, दूसरे हमारे बच्चे हैं, तो किस तरह से हम उनकी केयर करनी, मतलब दोहरी जिम्मेवारियां पुलिस प्रशासन, ये अपने सफाई कर्मी, अपने डॉक्टर्स, नर्सेज वगैरह सारों के ऊपर आ गई है। दोहरी तेरी जिम्मेदारी आप ये मान के चलिए, तो उसके अंदर उनको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि ये बहुत आप देख लो कि काफी लंबा टाइम होने लगा है अपने को बंद होने, तो लोगों को धीरे धीरे ये बातें समझ में भी आने लगी है, और वो डरने भी लगे हैं कि क्या पता हमारे में तो ये नहीं हो जाएगी तो ये हाल कल हमारा भी हो जाएगा। तो लोगों को अब धीरे धीरे वो इस परिस्थितियों के अंदर ढलने लगे हैं। चलिए चेतना जी, बहुत ही अच्छा आपने लोगों को समझाने का तरीका अपनाया है, और आपकी कविता भी उतना ही अच्छा काम कर रही है अगर सुनाते हैं, और तो लोग इससे जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना शुरू करेंगे। और आपके लिए काफ़ी प्रशांत मेहता जी, सुनीता जी, आशा जी ने प्यार दिया है, बोला बहुत ही अच्छा सकारात्मक कविता आपने लिखी है, और वशिष्ठ जी को भी पॉजिटिव बताया है कि सकारात्मक चिंतन के लिए, और पांडे जी के लिए बड़ा प्यार दिया है कि अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो हम लोग काम कर रहे हैं ये चीज़ें तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर आप इस पांडे जी से मैं जोड़ना चाहूँगा कि जैसे लॉकडाउन के अंदर प्रशासनिक जो सेवाएं वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी चेतना की तरफ, या अपने अंतरात्मा में, या अपने क्या नया कुछ सीखा इस मोड में वो थोड़ा सा होता है, कुछ नई चीज आपको लगी ये बहुत अच्छा चीज हुआ है? नया कुछ नहीं है। पुलिस और प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो वैसे भी 24 घंटे के लिए तैयार रहते हैं। तो व्यवस्थाएं कोरोना में थोड़ी सी, लॉकडाउन के अंदर थोड़ी व्यवस्थाएं अलग तरह की हो गई है। फील्ड के अंदर घूमना, लोगों से बातचीत करना, समझाना, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखना, कोई सुरक्षा का ध्यान रखना उनका। बाकी आम दिनों के अंदर क्षेत्र के अंदर भ्रमण का काम थोड़ा कम होता था, लोग मिलने के लिए ज्यादा आते थे, कोर्ट वर्क होता था, कोर्ट वर्क ज्यादा होता था। वो कोर्ट वर्क है, लोगों का मिलने आने वाला काम है, ये थोड़ा कम हो गया है। तो अभी रिपोर्टिंग और लोगों का आने की व्यवस्थाएं, सुविधाएं, इसी पे ज्यादा, कोरोना पे ही ध्यान ज्यादा है। बाकी मैं ये लोगों से कहना चाहूंगा कि नकारात्मक नहीं रहे, सकारात्मक बने, जैसे चेतना जी भी अपनी कविता के माध्यम से भी कहा है। तो पॉजिटिविटी जरूरी है। पॉजिटिविटी इस मायने से भी जरूरी है कि ये बहुत खतरनाक बीमारी नहीं है, जीवन को नुकसान देने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन इसका संक्रमण ज्यादा है, और संक्रमण बड़ी गति से फैलता है। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 इस गति से फैलता है, तो इसलिए इसकी गंभीरता ज्यादा हो जाती है। और अभी हम देखें तो पूरे भारत में अभी लगभग 92,000 के लगभग पॉजिटिव केस है, उसमें से 3,000 मृत्यु है। और राजस्थान को देखें तो 5,000 से ज्यादा कुछ हो गए हैं, 5,080 केस हुए हैं, और उसमें 128 की मृत्यु है। लेकिन इसके अंदर रिकवर होने वाले जो केस हैं वो संख्या है लगभग 3,000। 5,000 में से 3,000 रिकवर हो चुके हैं। अभी वर्तमान के अंदर लगभग 2,000 एक्टिव केस हैं। तो इस बीमारी की गंभीरता नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ती है तो गंभीरता बढ़ जाती है। क्योंकि जितनी व्यवस्था सरकार की है, जितना अस्पताल के अंदर व्यवस्था कर सकते हैं, जितने लोगों को इलाज कर सकते हैं, अगर उस संख्या से ज्यादा लोग संक्रमित हो जाते हैं तो व्यवस्था बनाने के अंदर, लोगों को सुविधा देने में, इलाज करने के अंदर मुश्किलें पैदा हो सकती है। इसलिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है, इसीलिए ये खतरनाक माना जा सकता है। बाकी फ्लू जैसा फ्लू है, ये भी एक तरह का, जैसे जुकाम होता है तो अब ये थोड़ा गंभीर तरह का जुकाम हो सकता है, लेकिन इसमें जो भयानकता जिसके लिए है, खतरनाक जिसके लिए हो सकती है, वो है
10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग या कमजोर शरीर वाले हैं, एनीमिक हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, तो वो इसका टारगेट इजीली बन सकते हैं। वो संक्रमित जल्दी हो सकते हैं और संक्रमित होने के बाद में उनको नुकसान भी हो सकता है, उनको हम हो भी सकते हैं। तो इस मायने के अंदर ये बीमारी खतरनाक है और इसके विस्तार को की दृष्टि से देखा जाए तो ये खतरनाक है। बाकी नियंत्रित रहे, हर आदमी अगर समझदारी से सुरक्षा के साथ में काम करे तो इतना गंभीरता नहीं है इसकी। बाकी जल्दी ही इसके वैक्सीन वगैरह बन जाएगी और जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तो हमको इसके साथ में जीना पड़ेगा और अपनी सावधानी सुरक्षा के साथ में जीना पड़ेगा। तो पूरी सतर्कता रखें, सुरक्षा रखें, तभी हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत ही अच्छा ये लगा कि ये बीमारी इतना वो घातक नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसका फैलने का जो है वो स्पीड ज़्यादा है, जिस वजह से प्रशासन को सारा जो है ये लॉकडाउन करके कंट्रोल करने की कोशिश चालू है। तो इसमें हमारा जो मुझे लगता है कि हमारा पब्लिक का सपोर्ट अगर सरकार को मिलता है तो ये चीज़ें जो है बहुत आसानी से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और इसमें प्रशासन एंड पब्लिक दोनों का ही मेल होकर काम चल रहा है। इस वजह से हम लोग आज भारत देश, वैसे भी पूरी दुनिया की रिपोर्ट देखते हैं तो भारत की देखते हैं तो उसमें बहुत कम भारत में ये चीज़ें फैली हैं और पूरी तरह से प्रशासन और आप सभी लोग जो कोरोना वॉरियर्स है, आप लोगों को सलाम है और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, इसी तरह काम करें। और फिर से जाते जाते एक मैसेज मैं वशिष्ठ जी से सुनना चाहूँगा। वशिष्ठ जी, एक मैसेज बताइए, आपको सब लोग सुन रहे देख रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, हालांकि इसके कई नुकसान हुए, सब कुछ ठीक है, लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हुई हैं। पहली चीज़, प्लैनेट अर्थ, हमारी धरती माँ एक तरह से जैसे रीसेट बटन दब गया है और पॉल्यूशन फ्री हो गया है, नदियों को हम देख रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी चीज़, जो बातें अभी तक हम टेकन फॉर ग्रांटेड दिया करते थे, इस कोरोना के साल के गुजर जाने के बाद हम उनके लिए हमारी कुदरत के प्रति बहुत ज़्यादा विनम्र होंगे, ईश्वर के प्रति हमारी और ज़्यादा आस्था बढ़ेगी और हम और ज़्यादा अच्छे होंगे और ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे। ये एटीट्यूड मेरा ख्याल है पूरे विश्व में आएगा और ये बहुत भविष्य के लिए भी बड़ा शुभ होगा। और जिस प्रकार से एक दूसरे की मदद की भावना के साथ काम किया जा रहा है, केवल हम सरकारी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन भी जो काम कर रहे हैं उनसे मैं अपील करना चाहूँगा और यही मैसेज देना चाहूँगा कि इसी सेवा भाव से काम करते रहें, लोगों की सेवा करते रहें, सरकार के जो भी गाइडलाइंस उनको मानते रहें। और ये बहुत ही टेम्परेरी फेज है, बहुत जल्दी बीत जाएगा, अच्छा समय बहुत जल्दी आने वाला है। वशिष्ठ जी, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया, बहुत ही प्यारा सा मैसेज है और आपकी बातें सुनकर मुझे भी लगा कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। तो मुझे लगता है कि कोरोना के बाद एक जो नया सवेरा आएगा, एक नई दुनिया ही हम लोग देख पाएंगे जहाँ पर कुदरत हमारे लिए बहुत कुछ गिफ्ट लेकर आ रही है। आज भी देखते हैं कि हम लोग कुदरत की कई न्यूज़ हमारे बीच में आ रहे हैं कि पानी जो है साफ सुथरा है, नाले साफ सुथरे हो गए हैं, कुदरत में जो है बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हम सभी लोगों के लिए कोरोना के बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग सुंदर सा दुनिया लेकर हम सभी का वेलकम करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आइए जाते जाते फिर से एक बार चेतना जी को सुनना चाहेंगे, 2 लाइनें उनका संदेश नहीं तो बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहना चाहूंगी कि अन्न बचाओ धन बचाओ, व्यर्थ न इसको जाने दो जी। अन्न बचाओ धन बचाओ, व्यर्थ न इसको जाने दो, गरीब का निवाला गरीब को ही खाने दो। वाह, ये मेरा ही लिखा हुआ है, गरीब का निवाला गरीब को ही खाने दो, अन्न बचाओ धन बचाओ, व्यर्थ न इसको जाने दो। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा आपने बताया, 2 लाइनें बताई लेकिन काम की बताई, क्योंकि आज के समय में ये सारी चीज़ें जो है हम लोग देखते हैं। अब उस विषय को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो संदेश है उसी को आत्मसात अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारी अंतरात्मा भी हमें हमको जो है मजबूती देगा और हमारा जीवन भी
बहुत सुंदर और बहुत अच्छा होगा। और ये जितनी सारी चीज़ें हमारे लिए बन रही हैं ये हम सभी की सुरक्षा के लिए है, और जो संक्रमक है वो नहीं फैलना है, इस वजह से ये चीज़ें हैं। बाकी बीमारी तो बहुत छोटी हैं और इतनी गंभीर नहीं है, क्योंकि इससे अभी जैसे एसडीएम साहब ने बताया कि बहुत सारे लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो इससे पता चल जाता है कि संक्रमक नहीं है, लेकिन फैलाव की जो है वो स्पीड है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। तो हम सभी लोगों को मिलकर प्रशासन के साथ जुड़कर काम करना है। और फिर से मैं एक बार पांडे जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे साथ इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपने बहुत ही अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड वशिष्ठ जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया पॉजिटिव बातें बताने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और चेतना बाती जी बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव कविता सुनाने के लिए। और आखिरी में गरीब का निवाला गरीब को खाने दो, बहुत ही सुंदर सिंपल सा लाइन है, सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, और ज्यादा भाषण करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम कर रही है। तो इसी के साथ आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और सलाम। तो दोस्तों आज के लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो देख रहे हैं बड़ा प्यार से मैसेजेस कर रहे हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं जो पढ़ नहीं सकता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने भी मैसेज किया हमको बहुत अच्छा लगा। एंड आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो संदेश के रूप में आपको बातें आपके सामने आ गई हैं, आपको लग रहा है कि ये बात बहुत अच्छी थी, वशिष्ठ जी की हो या पांडे सर की हो या चेतना जी की हो, मैं चाहूंगा कि आप उस बात को जरूर कुछ लोगों को जरूर बताइए कि आज हमने फेसबुक पर लाइव सेशन देखा और उसमें ये बातें हमने सुनी, और वो दूसरों को जरूर बताइए जो मैसेज के रूप में है, जो लोगों के काम करेगा। तो इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन जितना अच्छा स्प्रेड होगा उतना ही लोगों में मजबूती आएगा। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन में दुख होता है, इन्फॉर्मेशन अच्छी जाए। जैसे चेतना जी की बात मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा, बीमार है अपराधी नहीं है तो ये चीज को जरूर बताइए, क्योंकि ये मैं जब रेडियो पे प्रोग्राम करता हूँ तब भी हमारे पास एक गुजरात से फोन आया था, उनके यहाँ क्वारंटाइन में एक लोगों को रख दिया जो बाहर से आए थे। तो सारे गांव के दूसरे लोग जो है जो हमेशा रह रहे हैं वहां पर, उन लोगों का पूरा चेहरा ही बदल गया, जो खुशी था वो गम में बदल गया। और उन लोग सोचा कि ये दुश्मन आ गया हमारे घर में, जबकि उनका घर का आदमी है। तो परिवार वाले भी अपने वालों को इतना जो है नेगेटिव रूप से उनको देखते हैं, जैसे कि कोई अपराधी या कोई दुश्मन आ गया, अब ये बड़ा मुश्किल होगा जीना, ऐसा समझ रहे हैं। तो ये चीजें ना हो। बहुत ही सुंदर लाइनें जो है कविता की चेतना जी की हैं, वो चीजें अपराधी नहीं है ही, वो एक पेशेंट है और ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। तो ये जरूर हमें समझना है, सोशल डिस्टेंस के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंस को नहीं बढ़ाना है। तो इसी शुभकामना के साथ फिर से एक बार हमारे सभी अधिकारियों को बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गनीसा, सुनते रहो।